हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं टिश्यू के बारे में, यानी कि ऊतक के बारे में। अभी तक हमने टिश्यू के बारे में समझा है कि टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में। और प्लांट टिश्यू का आपका जो लास्ट का सेगमेंट है वो यहाँ पे रह जाता है, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। एक बार आप रिवाइज कर लेंगे हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। जैसे जैसे आपकी स्लाइड्स आगे बढ़ती है आप लोग देखते रहेंगे अपने टॉपिक क्या क्या हमारे पास आए हैं और क्या अभी तक आपने इसमें समझा है। तो अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बेसिक्स आपके होते हैं, और जब आप बेसिक्स आपको समझ आते हैं तभी आप यहाँ पे हायर क्लासेस में जो चीज़ें हैं वो समझ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बात की थी जाइलम और फ्लोएम के बारे में, थोड़ा सा इनके फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा सा बात यहाँ पर की थी। यहाँ पर हमने कहा कि जाइलम जो है वो 4 प्रकार की सेल से मिलकर के बना होता है। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स। ठीक है, जिसमें हमने बोला ट्रैकिड्स डेड सेल होती हैं, वेसल्स भी डेड सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमा लिविंग सेल और स्क्लेरेन्काइमा भी डेड सेल की बनी हुई होती है। इट मीन्स कि जाइलम सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की लिविंग सेल्स इनमें होते हैं, दैट इज पैरेन्काइमा। आते हैं फ्लोएम पे और फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। इनके भाग जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। आपने कहा फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि जो फ्लोएम होता है एक जटिल स्थायी ऊतक है जो खाद्य पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपने कहा ये पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक खाद्य सामग्री के परिवहन में मदद करता है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ फ्लोएम कंपोनेंट्स। ये फ्लोएम घटकों से बना होता है। इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म they have different phloem components. Phloem is also called bast. आपने कहा कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में इनके फ्लोएम घटक अलग अलग होते हैं और फ्लोएम को हम क्या कहते हैं, बास्ट भी यहाँ पर कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम, या फिर फ्लोएम किन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो आपने कहा इन एंजियोस्पर्म, आप पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, इट पजेस 4 कंपोनेंट्स एज फॉलो। जो एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है, उनमें 4 प्रकार के क्या होते हैं, इनके घटक होते हैं। अब आप जानते हैं जब आपने प्लांट्स पढ़े हैं तो प्लांट्स में आपने कहा थैलोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टाइडोफाइट्स हैं, एंजियोस्पर्म है और टाइडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। तो आपने ये सारे ग्रुप्स देखे हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा इनके बारे में बात की है। तो हमने कहा कि जो एंजियोस्पर्म है उनमें जो फ्लोएम पाया जाता है वो 4 अलग अलग घटकों से मिलकर के बना होता है। इनका नाम है सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर थोड़ा सा आपको सुने सुने नाम लगेंगे। इसके अलावा सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल आपके यहाँ पर आते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम बता रखा है, जैसे कि कंपेनियन सेल कहाँ है, पैरेन्काइमा कहाँ पर है, सीव ट्यूब कहाँ पर है, ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रखे हैं। एक एक करके सेल्स को पढ़ लेते हैं और साथ साथ में जो डायग्राम आपको मिल रहे हैं वो भी आप लोग यहाँ पे नोट करते रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीव ट्यूब के बारे में। ये जो सीव ट्यूब आपकी आ रही हैं, सीव ट्यूब के बारे में हम बात करेंगे। आपने कहा सीव ट्यूब्स आर लॉन्ग, कैसी होती हैं, छलनी ट्यूब लंबी होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, यानी कि ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि चैनल के रूप में, अनुदैर्ध्य रूप में व्यवस्थित होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ चैनल। दे आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल, ये साथ ही कोशिकाओं से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती है कंपेनियन सेल से। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का आपको बता रखा है, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल से क्या होती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। द इन वॉल हैव अ लार्ज पोर्स और अ सीव पिट्स एंड आर नोन एज अ सीव प्लेट। आपने कहा अंतिम जो दीवार में बड़े छिद्र या छलनी होते हैं और इन्हें छलनी प्लेटों के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। Mature sieve tubes elements have a peripheral cytoplasm, large vacuole, and they lack nuclei. ये चीजें ध्यान रखनी है आपको कि जो परिपक्व छलनी ट्यूब में ट्यूब तत्वों में परिधि है, साइटोप्लाज्म होता है, बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, नाभिक इनमें नहीं पाया जाता है। सी पोर्स बिकम अ impregnate with a cellulose at a maturity.
ठीक है, हमने क्या बात की है यहाँ पे, परिपक्व छलनी के छिद्र में कैलोज से संसेचित यहाँ पर हो जाते हैं। फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। अब ये कंपेनियन सेल से क्योंकि अटैच है तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही सीव ट्यूब की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। ये हमें बता रखा है कि छलनी ट्यूब के तत्वों के कार्य साथ ही कोशिकाओं के केंद्र द्वारा यहाँ पे नियंत्रित होती हैं। ठीक है, तो ये छलनी ट्यूब है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप लोग यहाँ पे रीड करेंगे तो इसमें आपको सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर बता रखा है और उसके फंक्शंस के बारे में बता रखा है। एक बार आप लोग रीड कर लेंगे। चलिए, ये तो हमने बात किया सीव ट्यूब के बारे में, और नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आएगा दैट इज कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल वही जो सीव ट्यूब से जुड़े हुए रहती हैं, और हम उन्हीं कंपेनियन सेल के बारे में बात करें जिनका न्यूक्लियस सीव ट्यूब के का फंक्शंस को कंट्रोल करता है। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। कैसे होते हैं? सहयोगी कोशिकाएं विशिष्ट पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती हैं। दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद अ सीव ट्यूब एलिमेंट, और ये छलनी ट्यूब तत्वों के साथ निकटता से जुड़े हुए होते हैं। दे आर नॉन कंडक्टिंग सेल, ये असंवाहक कोशिकाएं होती हैं, यानी कि संवहन नहीं करेंगी। Longitudinal walls between a companion cells and sieve tubes are connected by a Pittsfield using a plasmodesmata। आपने कहा साथ ही कोशिकाओं और छलनी ट्यूबों के बीच अनुदैर्ध्य दीवारें प्लाज्मोडेस्मेटा का उपयोग करके गड्ढे क्षेत्र से यहाँ पे क्या होती है, जुड़ी भी रहती हैं। अब काम क्या है इनका? दे हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। ये क्या करते हैं? छलनी ट्यूब में दबाव प्रवणता को क्या करती है? बनाए रखती हैं। जैसे ही प्रेशर बना रहेगा वैसे ही जो मूवमेंट है वो क्या होगी? इजी यहाँ पर होगी। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आ गई है अब है फ्लोएम पैरेनकाइमा। आप जानते हैं पैरेनकाइमा का फंक्शन क्या होगा? आपने कहा फ्लोएम पैरेनकाइमा आर इलोंगेटेड सेल्स, टैपरिंग एंड सिलिंड्रिकल सेल्स होती हैं। क्या यानी कि लंबी कोशिकाएं होती है, पतली और बेलनाकार कोशिकाएं हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। कैसा है? सघन कोशिका द्रव है और केंद्रक है। द सेल वॉल इज कम्पोज्ड ऑफ अ सेलुलोज एंड हैज पिट्स। इनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होगी और इनमें क्या होते हैं? पिट्स यानी कि जो गड्ढे हैं वो पाए जाते हैं। काम क्या होगा? दे स्टोर फूड मटेरियल लाइक अ रेजिन, लेटेक्स एंड अ म्यूसिलेज। दे आर एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकॉट। इनका काम स्टोरेज का ही होता है, जैसे कि रेजिन है, लेटेक्स है और म्यूसिलेज जैसे खाद्य सामग्री का भंडारण करते हैं, क्योंकि पैरेनकाइमा का फंक्शन हमने स्टोरेज में ही देखा है। और अगर हम बात करें मोनोकॉट यहाँ पर प्लांट की, तो उनमें ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, चलिए एक बार रीड कर लेंगे फ्लोएम पैरेनकाइमा को यहाँ पे। चलिए, ये बात हमने की है फ्लोएम पैरेनकाइमा के बारे में। आगे बढ़ते हैं, फ्लोएम फाइबर के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने कहा फ्लोएम फाइबर आर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। फ्लोएम फाइबर क्या है? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले जब आपने बात की थी फ्लोएम पैरेनकाइमा के बारे में, क्योंकि पैरेनकाइमा है तो पैरेनकाइमेटस सेल होगा। अगर आपने बात की कंपेनियन सेल के बारे में तो हमने कहा ये भी क्या है? पैरेनकाइमेटस सेल्स है। और अगर हम फ्लोएम फाइबर के बारे में बात करेंगे तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है। इससे आपको पता चल रहा है कि कौन डेड सेल है और कौन लिविंग सेल्स है यहाँ पे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर। आपने कहा फ्लोएम फाइबर स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं हैं, इन्हें बास्ट फाइबर भी कहा जाता है। दे आर absent in primary phloem and present in secondary phloem। आपने कहा प्राथमिक फ्लोएम में अनुपस्थित होते हैं और द्वितीय फ्लोएम में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। दे आर elongated and unbranched cells। आपने कहा ये लंबी और अशाखित कोशिकाएं यहाँ पर होती हैं। दे हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपिक्स। इनमें क्या होते हैं? शीर्ष पर सुई जैसे नुकीले होते हैं। दे हैव थिक सेल वॉल एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आपने कहा इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और यांत्रिक शक्ति इन्हें क्या करती हैं? प्रदान करती हैं। एट मेच्योरिटी फ्लोएम फाइबर लूज अ प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है? परिपक्वता पर फ्लोएम फाइबर प्रोटोप्लाज्म खो देते हैं और मृत हो जाते हैं। कमर्शियली इंपॉर्टेंट फ्लोएम फाइबर्स इंक्लूड जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। आपने कहा व्यावसायिक रूप से जो महत्वपूर्ण फ्लोएम फाइबर हैं, जैसे जूट है, जूट के बैग देखे आपने, सन है और जो भांगे, ये शामिल है। ये सारे क्या होते हैं? एक्चुअली में फ्लोएम फाइबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की है किसके बारे में? फ्लोएम के बारे में।
और इसी के साथ आपके प्लांट टिश्यू जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार आपने देखे हैं और अपने पूरा एक लाइन डायग्राम भी यहाँ पर देखा है। यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है यहाँ पे एनिमल टिश्यू। तो या तो हम एनिमल टिश्यू को स्टार्ट कर लें या फिर प्लांट टिश्यू के बारे में थोड़ा सा और चीज़ें जान लें कि ओरिजिन के बेसिस पे जो यहाँ पे प्लांट टिश्यू है वो कैसे होते हैं। जैसे कि अभी आपने बात की प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम, वैसे ही प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम होता है, वेस्कुलर बंडल यहाँ पर होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में यहाँ पर एनिमल टिश्यू का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम यहाँ पर करेंगे। जैसे आपने प्लांट टिश्यू में एक लाइन डायग्राम देखा था, वैसे ही हम एनिमल टिश्यू में भी देखेंगे। उससे पहले प्लांट टिश्यू को एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। तो हमारे पास जब एक लाइन डायग्राम आया था तो हमने कहा था प्लांट टिश्यू क्या है, मेनली दो टाइप में डिवाइड किया है। ये क्या है, आपके डिवाइडिंग सेल्स आपके होंगे या ये डिवाइडिंग टिश्यू हैं, ऐसे टिश्यू जो डिवाइडिंग सेल से बने हैं। इनमें एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी की हमने बात की है। इनका मेन जो एम है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, प्लांट की हाइट को बढ़ाना, तने की मोटाई को बढ़ाना, ठीक है। या फिर आपने कहा जो इंटरनोड है उनकी लेंथ को बढ़ाना, या फिर आपने कहा जहाँ पर भी जो नए पार्ट्स बन रहे हैं वहाँ पर क्या करना, डिवीजन करना। जैसे कि कोई बर्ड निकल रही है, कोई ब्रांच निकल रही है, फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों में क्या है, ग्रोथ में इन्हीं का यहाँ पे योगदान होगा। परमानेंट टिश्यू में हमने दो टाइप के पढ़े हैं, सिंपल जो एक ही प्रकार की कोशिका से बने होंगे, कॉम्प्लेक्स जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होंगे। अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें तो इनका स्टोरेज का मेन फंक्शन रहता है लिविंग सेल से, ठीक है। इसके साथ फोटोसिंथेसिस और बायोन्सी में भी ये क्या करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं। कॉलिनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट देगा और फ्लेक्सिबिलिटी देगा, लिविंग सेल्स होती हैं। स्क्लेरेनकाइमा क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और प्लांट के जो हार्ड और रिजिड पार्ट होते हैं उन्हें बनाने में मदद करेगा, डेड सेल से बना होता है। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम की हमने बात की है, जो हायर प्लांट्स में होते हैं, टेरिडोफाइट से आने शुरू हो जाते हैं। इनका काम होता है फूड मटेरियल और वाटर और मिनरल्स का क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो ये एक जल्दी से क्विक रिवीजन है जो कि आप लोग यहाँ पर कर लेंगे पहले। चलिए, ये तो बात होती है प्लांट टिश्यू के बारे में। आते हैं थोड़ा सा एनिमल टिश्यू, और एनिमल टिश्यू का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम यहाँ पर कर लेंगे। आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर के बनी है। प्रीवियस चैप्टर में हमने यही पढ़ा था, जो हमारा पहला इससे प्रीवियस चैप्टर था, दैट इज सेल। सेल के बारे में हमने यही कहा था कि हमारी पूरी जो बॉडी है वो कोशिकाओं से मिलकर के बनी है। लेकिन फिर हमने एक सीक्वेंस भी देखा है कि हमने कहा बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो मिलकर के बनाती हैं टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन से बनते हैं, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के बनता है ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बनती है बॉडी। अब हमें इतना तो समझ आता है कि हमारी पूरी बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन उन सेल से क्या बनते हैं, हमारी बॉडी में टिश्यू बनते हैं। और इन्हीं टिश्यू से क्या होता है, यहाँ पर आपने कहा पूरी बॉडी के जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो अलग अलग प्रकार होते हैं यहाँ पर। जैसे आपने प्लांट में देखे हैं कि प्लांट टिश्यू अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी लोकेशन अलग अलग होती है, उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। सेम वैसा ही एनिमल टिश्यू में भी यही होता है। हमने कहा एनिमल टिश्यू में यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग लोकेशन होती है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग टाइप्स के आपके क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर टिश्यू पाए जाएंगे। इनके फंक्शंस भी अलग अलग यहाँ पर होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। तो हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं और आप जब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तब भी आप देखते हैं कि कुछ लेयर्स आती हैं आपकी, जो प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं, और वो 3 जर्म लेयर होती है। उन्हीं तीनों जर्म लेयर से आपके क्या होते हैं, यहाँ पे उन्हीं 3 लेयर से आपके टिश्यू बनते हैं। ये 4 प्रकार के टिश्यू उन्हीं से बनते हैं, और इन्हीं 4 प्रकार के टिश्यू से पूरे आपके बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 4 प्रकार में कौन कौन से हैं, सबसे पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू,
दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा आता है मस्कुलर टिश्यू और चौथा आता है नर्वस टिश्यू। अगर हम यहाँ पर बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, सबसे पहले तो एपिथेलियल टिश्यू का जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो है यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि प्रोटेक्शन देना। सुरक्षा, सबसे पहले सुरक्षा प्रदान करेगा, तो आपने कहा क्योंकि ये आपको क्या दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, तो आपकी जो आउटर लेयर होगी उसमें ये पाया जाएगा। इट मीन्स कि आपकी बॉडी के आउटर लेयर क्या है, आउटर जो आपकी लेयर है वो क्या होगी, आपकी स्किन होगी। इट मीन्स कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, आपकी जो स्किन है, आपकी स्किन किस चीज से मिलकर के बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होगी। ठीक है, तो क्या सिर्फ हमारी स्किन में ही एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, हमने कहा नहीं, एपिथेलियल टिश्यू के और भी यहाँ पे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू लोकेशन यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग लोकेशन होते हैं। एक तो होती है सुरक्षा देना, दूसरा होता है कवर करना, जो बॉडी पार्ट्स है उन्हें कवर करना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बॉडी पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई रैंडम पार्ट है तो इसे कवर करना, या आपने कहा ये कोई नली है, इस प्रकार की नली है और इसे क्या करना, कवर करना, बाहर से इस प्रकार से कवर करना। तो कवरिंग भी जो है वो कौन देता है, एपिथेलियल टिश्यू देता है। इसके अलावा लाइनिंग, लाइनिंग का क्या मतलब हुआ, कवरिंग तो होती है कि बाहर से कवर कर दिया है, लाइनिंग का मतलब होता है कि अंदर से क्या करना है, यहाँ पे इन्हें अंदर से कवर करना। तो आपने कहा कवरिंग, लाइनिंग और प्रोटेक्शन, ये तीनों ही काम होते हैं किसके, एपिथेलियल टिश्यू के। अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका अलग अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लोकेशन भी अलग अलग होती है। जैसे कुछ स्क्वैमस होते हैं, जैसे कि कुछ स्क्वैमस होते हैं, कुछ क्यूबॉइडल होते हैं, कुछ कॉलमनर होते हैं, कुछ सीलिएटेड होते हैं, कुछ ग्लैंडुलर होते हैं। ठीक है, क्या बातें हमने की हैं, हमने कहा अलग अलग यहाँ पर क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर होते हैं। अब हमने कहा क्या क्या हमने पढ़ा है, प्रोटेक्शन होता है, कवरिंग होती है, लाइनिंग होती है और होता है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन होता है। तो एक्चुअली में जो टिश्यू है ये सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू में। जैसे जब कॉलमनर की बात आएगी, जैसे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जब हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, यानी कि अवशोषण हो रहा है। जब हम बात करेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में तो हम बात करेंगे सिक्रीशन के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर हम इनकी संरचना के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे एपिथेलियल टिश्यू हैं। ये जितनी भी इमेजेस आपके पास आ रही है सारी क्या है, आपकी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। चलिए, अब हमने एक एक करके हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू को। अभी सिर्फ आप यहाँ पर देखिए इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग यहाँ पर होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल में हम हर टाइप की बात करेंगे। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है, क्यूबॉइडल कहाँ पे पाया जाता है, कॉलमनर कहाँ पे होगा। अब कॉलमनर में हमने एब्जॉर्प्शन की बात की तो आपको ये जानना कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है। या ग्लैंडुलर में हमने बात की है ग्लैंड से रिलेटेड होंगे, तो ग्लैंड जहाँ पर होंगे वहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। और संयोजी ऊतक आपके चार प्रकार का होता है। आपने कहा है एरियोलर होता है, एडिपोज होता है, स्केलेटल होता है और फ्लूइड होता है। ठीक है, फ्लूइड में आप पढ़ते हैं ब्लड और लिम्फ को, तो अब आप समझते हैं कि ब्लड भी क्या है, एक प्रकार का ऊतक है जो क्या है, हमारा तरल ऊतक है। लिम्फ भी क्या होता है, ब्लड जैसा ही एक तरल होता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं। स्केलेटल की बात करेंगे तो बोन और कार्टिलेज की हम बात करेंगे। अब आप देखिए कि जहाँ ब्लड एक लिक्विड है वो भी एक टिश्यू होता है। आपकी जो बोन है जो कि एक हड्डी है, एक हार्ड पार्ट है आपकी बॉडी का, वो भी क्या है, एक टिश्यू होता है। इसी के साथ हम कार्टिलेज के बारे में भी बात करेंगे। तो कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस क्या होता है, हमने कहा बोन क्या होते हैं, बहुत हार्ड और रिजिड पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के। कार्टिलेज कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे आपने कहा ये जो आपका ईयर पिन्ना है इसे आप फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोन नहीं है, यहाँ पे क्या होती है, कार्टिलेज होती है। जैसे आप अपनी जो नोज की जो बोन होती है उसे आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज बोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल यहाँ पे होता है। बात करेंगे बोन के बारे में। बोन का कंपोजिशन, यानी कि बोन किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। फंक्शंस आप जानते हैं, जैसे कि ब्लड के फंक्शंस आपको पता है, जितनी भी आपकी ब्लड सेल्स हैं या फिर प्लेटलेट्स हैं उनके फंक्शन आपको पता है। इट मीन्स
कि ये सारे जो फंक्शन होंगे वो ब्लड के होंगे। लिम्फ के फंक्शन आपको हम यहाँ पर देखेंगे, बोन कार्टिलेज के फंक्शन देखेंगे। अब आता है एडिपोज। एडिपोज टिश्यू क्या होगा, यहाँ पे फैट डिपोजिशन में मदद करता है। और एरियोलर में हम दो चीजें पढ़ेंगे, टेंडोन एंड लिगामेंट। टेंडोन और लिगामेंट दोनों ही क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्शन का काम करती है, कनेक्ट करने का काम करती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये किसी न किसी प्रकार से कनेक्शन का काम करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि जो आपकी बोन और कार्टिलेज है वो आपके पूरा स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे बना रहा है। टेंडोन और लिगामेंट भी क्या करेगा, स्केलेटल सिस्टम को बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करने का काम यहाँ पर करता है। तो ये सेकेंड टाइप के टिश्यू हम पढ़ेंगे। थर्ड हमारे आते हैं मस्कुलर टिश्यू, जो आपकी मसल्स बनाते हैं। जो आपकी मसल्स होती हैं वो बनी होती हैं मस्कुलर टिश्यू से। तीन प्रकार के हमारे पास आते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स है और कार्डियक मसल्स है। जिसमें हम जब बात करेंगे स्मूथ और कार्डियक मसल्स की, तो आपने कहा ये क्या होंगे, आपके इनवॉलेंट्री मसल्स होंगी। इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब होता है अनैच्छिक जो मांसपेशी होंगी। और अगर हम बात करेंगे स्ट्राइटेड की या स्केलेटल मसल्स की, ये आपकी क्या है, वॉलेंट्री मसल्स होगी। ठीक है। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास आता है वो है नर्वस टिश्यू। ये थर्ड होगा आपका, थर्ड टाइप। फोर्थ हमारा आता है नर्वस टिश्यू, या जिसे हम तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को बनाता है। ठीक है। तो हमने कहा जब आप क्लास 10th में जाएंगे तब आपके पास एक चैप्टर आएगा जहाँ पर आप पूरे नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग देखेंगे। यहाँ पर हमें नर्वस सिस्टम पढ़ना है, नर्वस टिश्यू पढ़ना है और सेल्स के बारे में हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास 4 प्रकार के टिश्यू आते हैं जो आपको अच्छे से पढ़ करके लेकर के आने हैं। हायर क्लासेस में भी आपके सेम टॉपिक आते हैं, बस आपको इलाबोरेट करके ये चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो सबसे पहला जो काम हमें करना है वो यही है जो कि आपने प्लांट टिश्यू के टाइम पे किया था। लाइन डायग्राम जो है आपको वो नोट करना है एज इट इज। उसके बाद आपको पता रहेगा कि आपके टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं और कौन से टिश्यू को आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क में होगा, आप पूरा चार्ट यहाँ पर नोट करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।